नमस्कार, सुप्रभात, हरिओम। आप सभी का स्वागत है नई दुनिया सेहत की शाला में। आज हमारा यह 11वां दिवस है। हम लोग 21 जून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता ही होगा 21 जून का महत्व। सबसे बड़ा दिन, सूर्य देवता का पूरा प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़ता है पूर्णता के साथ। सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें बिखरती हैं इस पृथ्वी पर 21 जून को। इस ऊर्जामय दिवस को हमने डेडिकेट किया है योग के लिए। जिस दिन आप पूरी तरह ऊर्जा से भरे हों, पूरी पृथ्वी ऊर्जा से भरी हो, वह दिन चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। हम लोग उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सत्र की शुरुआत हुई थी वह नई दुनिया के 76वें स्थापना दिवस पर शुरुआत हुई थी और अब हम इसका समापन 21 जून को करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास के साथ। मैंने आपको कल बताया था योग हमारे श्वसन तंत्र के लिए, लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए। आज मैं विशेष रूप से कुछ दर्शकों ने आग्रह किया था कि हमारे जोड़ों के लिए क्या योग का प्रबंधन हो सकता है, जॉइंट डिसऑर्डर्स के लिए। हमारे शरीर में ढेर सारे जॉइंट्स होते हैं। यहाँ से शुरू होते हैं जॉइंट्स तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन वो एकदम फिक्स होते हैं। स्कल के जॉइंट एकदम फिक्स होते हैं। जबड़ों से शुरू होता है, यहाँ पर हमारे जॉइंट्स होते हैं। फिर सर्वाइकल से लेकर के नीचे तक मेरुदंड के जॉइंट्स होते हैं। कंधों के जॉइंट्स, कोहनी के हैं। हाथ में ढेरों जॉइंट्स हैं। घुटने में है, कूल्हे में है, पैरों में है, पंजे में। इन सभी में कहीं न कहीं कभी कुछ अगर डिसऑर्डर हो गया या डिसईज हो गया तो फिर इतना कष्टकारी होता है। शायद सबसे ज़्यादा कष्टकारी, पेनफुल कोई रोग होता है तो वह होता है जॉइंट का। और इस डिसऑर्डर से बचने के लिए, इस प्रकार की डिसीज से बचने के लिए आप कुछ योग के ऐसे व्यायाम कर सकते हैं जिससे एक कवच आपके शरीर को मिल जाए और आपको कभी भी जॉइंट डिसऑर्डर नहीं हो। यदि हो चुका हो तो मेरी सलाह है कि आप अपने चिकित्सक से बात कीजिए और जैसा वो बताएं, व्यायाम बताएं, जो भी बताएं वह कीजिए, या मिल करके हमसे सलाह लीजिए। जो मैं बताने जा रहा हूँ आज के सत्र में, वह सब है जॉइंट डिसऑर्डर्स ना हो उसके लिए। हमारे जॉइंट्स को एकदम मजबूती प्रदान करें, उसमें लुब्रिकेशन प्रॉपर हो, जॉइंट के आसपास के जो मसल्स हैं वह बहुत मजबूत हों, लचीले हों, तो फिर आपको एक योग कवच मिल जाएगा। इस प्रकार की समस्याएं आपको नहीं होंगी। साथियों, शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। योगा फॉर जॉइंट डिसऑर्डर्स, जोड़ों के रोग के लिए योग के क्या प्रबंधन हो सकते हैं। तो जैसा हम करते हैं, शुरुआत ईश्वर को स्मरण करेंगे, खड़े होकर के स्थित प्रार्थनासन करेंगे। तो खड़े होने के बाद हमें शुरुआत करना है कंडीशनिंग ऑफ माइंड, ईश्वर का स्मरण स्थित प्रार्थनासन से। पैर आपस में मिला लें, हाथ जोड़ लें और अपने आप को एकदम शून्य में लाने का प्रयास करें, क्योंकि सारे जो कनेक्शंस होते हैं हमारे आईनेस की वजह से होते हैं, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, सबसे, और वह हमें भीतर नहीं जाने देता है। तो ईश्वर के प्रति अपना समर्पण का भाव लाएं और भीतर हो जाएं, अपने आप में हो जाएं, अपने
असल स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करें। यह स्थित प्रार्थनासन का उद्देश्य है। हाथ जोड़ें, आंख बंद करें और पहले अपने भीतर जाएं। आपका जो असल स्वरूप है वह आपकी आत्मा है, जो कि एनर्जी के फॉर्म में है, ऊर्जा के स्वरूप में है। उसका कोई आकार नहीं है। जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, तो ये दिखता हुआ शरीर हार्डवेयर है और भीतर जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर जिससे सब कुछ संचालित हो रहा है, आत्मा कहें या एनर्जी कहें, वह सॉफ्टवेयर है। और यह सॉफ्टवेयर, यह एनर्जी सुप्रीम एनर्जी से कनेक्टेड है। तो हमें उस सुप्रीम एनर्जी से और जुड़ाव पैदा करने के लिए उन तक पहुंचना है, उन्हें स्मरण करना है। आप जिस भी स्वरूप में उन्हें अपना इष्ट देवता मानते हैं, उस स्वरूप में उनका स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। धीरे धीरे आँख खोलें और अब हम शुरू करते हैं कुछ एक्सरसाइज, कुछ आसन जोड़ों के प्रबंधन के लिए। तो अभी हम उंगलियों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मैंने आपको पिछले दिनों में भी बताया था कि हम उंगलियों में हमारा जो ग्रिप है वह कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ यह ग्रिप हमारा कम होता जाएगा। यहाँ पर हमारा पकड़, हमारी ऊर्जा नष्ट होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन अगर आप व्यायाम करें तो जैसी पकड़ आपकी 17-18 साल की उम्र में होती है, वही पकड़ आपकी 80-90 साल की उम्र में भी हो सकती है। देखिए, ये ऐसे हमने खींचा और अंदर ला करके मोड़ा, फिर खींचा, अंदर ला के मोड़ा, फिर खींचा, अंदर ला के मोड़ा। मैं कभी भी प्रॉप्स का उपयोग करने के पक्ष में नहीं रहता हूँ, क्योंकि जितनी हमारी निर्भरता स्वयं के साथ में हो उतना अच्छा रहता है। दूसरी वस्तुओं पर निर्भरता डाली कि फिर वो कारण बन जाते हैं कि बस इस कारण से हमने नहीं किया। फिर हम दूसरा कलाई के लिए ऐसे हम घुमाते हैं। ये कोई किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं। इसे 5 बार एक तरफ, 5 बार दूसरी तरफ पूरा घुमाना है। इसे लाइटली नहीं करना है कि बस एक फॉर्मेलिटी की तरह कर लिया। ये पूरा हाथ जितना हो सके उतना घुमाइए। हाँ, पूरा हाथ अच्छी ताकत लगा करके, इसमें थोड़ा दर्द आए इतना आपको घुमाना है। ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गया हमारी 2 एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज, हाथ को आगे खींच करके मोड़ना है, पीछे खींचना है, जिससे आपके जॉइंट्स के आसपास के जो मसल्स हैं उन पर प्रभाव पड़े। ये देखिए उंगलियों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। हम इसे पूरी तरह ऐसे मोड़ रहे हैं। थोड़ा चट चट करके आवाज़ भी आती है ऐसे करने पर। तो यहाँ पर जो हमारे वायु के बॉल्स रहते हैं वह टूट जाते हैं। हाँ, वो गैसेस होते हैं। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, जैसे उल्टा खींचा, तो इस प्रकार से हमारे इनका भी पीछे जाना अच्छे से होता है। तो अच्छे से मोड़ा भी, अच्छे से पीछे भी हम लेके गए। अगली जो एक्सरसाइज है वह देखिए कंधों के लिए है। 2 एक्सरसाइज कंधे के लिए और हाथ के लिए। ये हम श्वास लेते हुए गए, उठाना है और अधिक उठाना है। अब इससे हमारा बिल्कुल अलाइनमेंट अच्छा होता है। कंधे हमारे आगे नहीं झुकते हैं। हाँ, ये ऐसे आगे झुका हुआ कंधा हुआ, ये सामान्य कंधा हुआ। सामान्य कंधा तभी रहता है जब हम अच्छे से इस एक्सरसाइज को करते रहते हैं और खूब फ्लेक्सिबिलिटी अपने इसमें बना के रखते हैं। श्वास छोड़ते हुए आते हैं, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए आए, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आए। ऐसा रोजाना करना है। ये सारे हमारे जो मसल्स हैं
एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं, एकदम अच्छे से इसमें ऊर्जा भर जाती है। जब हम खींचते हैं और वापस ला के छोड़ते हैं, अचानक जैसे ही छोड़ा खूब सारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ब्लड जब आता है तो ऊर्जा भर के आता है, ऊर्जा वहाँ छोड़ता है। ऐसे करके हम हर हिस्से को कवच पहनाते चलें। अगली एक्सरसाइज कंधे के लिए, इसी के लिए है, लेकिन बीच में हम एक लाइट सी एक्सरसाइज लेते हैं अपनी कोहनी के लिए। तो आप देखें, इस प्रकार से हमें उंगलियों को अपने कंधे पर रखना है, कोहनी को ऐसे लाना है। अब हमें ऐसे घुमाते हुए ऊपर ले जाना है और ऊपर ले जाना है और ऐसे घुमाते हुए आना है। इसमें ये जो मसल्स हैं कोहनी के आसपास के, यहाँ से यहाँ तक के, इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, श्वास लेते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। इससे हमारे यहाँ पर गर्दन पे भी प्रभाव पड़ता है, सर्वाइकल रीजन पे भी, कंधों पे भी पड़ता है, हमारे कॉलर बोन के आसपास के मसल्स पर भी पड़ता है, प्लस पीछे पीठ के ऊपरी हिस्से पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब हम इतना आगे लाते हैं तब हमारे पीठ पर खिंचाव मिलता है, और जब हम ऐसे पीछे ले जाते हैं तब हमारे सीने पर खिंचाव मिलता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स वाला यह एक्सरसाइज है, इसे आप अच्छे से करना है। ये हो गए एक तरफ। अभी आगे से ऊपर ले जाना है और नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है और नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है और नीचे लाना है। ऐसे करके ये हमने कोहनी के लिए अपना व्यायाम दे दिया। अब देखिएगा कि हम धीरे धीरे हर एरिया कवर करते जाएंगे जॉइंट्स के। कोहनी हो गया, फिर वापस से हम जाएंगे अपने बाजू के लिए, अपने कंधे के लिए और अपनी गर्दन के लिए। अब ये सर्वाइकल जो एरिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। हमारे जीवन के अनेक कार्य रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं यदि यहाँ कुछ हो गया। बहुत पेनफुल होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, और इसके अलावा वर्टाइगो वगैरह दूसरी बीमारी अभी वहीं से शुरुआत हो जाती है अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो इस एरिया के लिए और कंधे के लिए, शोल्डर जॉइंट्स के लिए, हाथों के लिए भी। ये कंधे पीछे खींचे, गर्दन ऊपर और हाथ नीचे। श्वास छोड़ते हुए आना है, थोड़ा सा गर्दन को नीचे मोड़ लेना है, फिर श्वास लेते हुए गए, कंधे पीछे, हाथ नीचे, श्वास छोड़ते हुए आ गए। श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, फिर श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। ये हमारे व्यायाम हैं इन सब एरियाज़ के लिए। अब एक ज़रूरी व्यायाम हमारे इस मेरुदंड के लिए वह है कि हम पैर को ऐसे दूर दूर रखें और एक बार ऐसे हाथ को ऊपर रख करके इस तरफ जाएं, और फिर यहाँ से हाथ को लेकर के नीचे जाएं और ऊपर देखें, फिर आए और यहाँ से हाथ लेकर के नीचे जाएं, फिर देखें, यहाँ से हाथ लेकर के हमें जाना है, यहाँ अपने अंगूठे को टच करने का प्रयास करना है और गर्दन को ऊपर मोड़ना है। श्वास लेते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है। श्वास लेते हुए आना है। अब ये एक आसन है जिसे मैं एक्सरसाइज के फॉर्म में कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ, तो इसमें आपको बहुत सारे जॉइंट्स में प्रभाव पड़ रहे हैं। इसका नाम कोणासन है, कोणासन नंबर 3 वेरिएशन है कोणासन का। तो हमें इसको एक्सरसाइज के फॉर्म में करके इसका ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। आसन भी करेंगे, उसके लाभ लेंगे ही, लेकिन इससे 10 बार हमें जाना है, 10 बार वापस आना है। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ा, श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ा,
श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, रिलैक्स। तो ये हमारी पूरी जो मेरुदंड है उसमें ट्विस्टिंग भी होती है, हमारे यहाँ के पैरों के जॉइंट्स पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, हाथों पर तो पड़ता ही है। अब थोड़ा सा विश्राम देते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे आसनों की तरफ। तो विश्राम देने के दौरान हम चाहें तो कल जो मैंने आपको प्राणायाम करवाया था वह आज भी रिपीट करवा देता हूँ, तो विश्राम भी हो जाएगा और हमारा एक प्राणायाम भी हो जाएगा हमारे अच्छे लंग्स के मसल्स के लिए। ये हमने प्राणायाम नंबर 2, योगेंद्र प्राणायाम नंबर 2 कल किया था। श्वास छोड़ा, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आए, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ा, यहाँ हाथ रखा, श्वास लेते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ा, अब जोड़ों के लिए आसन बहुत सारे बनाए गए हैं योगियों के द्वारा। जितने आसन हैं अगर हम उन्हें कैटेगराइज करें कि किन किन कैटेगरी में आसन बने हुए हैं, तो उसमें एक कैटेगरी केवल मेरुदंड के लिए है, मेरुदंड अच्छा रहे इसके लिए आसन। दूसरी कैटेगरी है जोड़ अच्छे रहें इसके लिए आसन। तीसरा एब्डोमिनल कंप्रेशन, पेट पे दबाव मिले उसका आसन। और चौथा है शिथिलीकरण यानी शवासन इत्यादि। तो इन 4 कैटेगरी में सारे आसन को विभाज्य किया गया है। हम लोग आज एक्सट्रीमिटीज़ या जॉइंट्स के लिए योगासन क्या हैं वो बता रहे हैं। ये फिर बता दूं कि ये सारे आसन, ये सारे एक्सरसाइजेस रोगों के इलाज के लिए नहीं हैं। ये सारे आसन इसलिए है कि आपको डिसऑर्डर्स नहीं हो। हाँ, आपकी इतनी मजबूती मिल जाए कि इसमें डिसऑर्डर्स नहीं हो। आप इन्हें देख करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई भी जॉइंट डिसऑर्डर है, तो आप इसे देख करके ना करें कि मुझे इससे लाभ मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, अलग अलग लेवल पर होते हैं। उसके लिए व्यक्तिगत सलाह, व्यक्तिगत चिकित्सा जरूरी है, जो आप चिकित्सक के पास जाएं या अच्छे योग शिक्षक के पास जाएं। तो अब जिसमें जो पहला आसन मैं बताने जा रहा हूं, जिससे आपके जॉइंट्स, कंधे के, कूल्हे के, आपकी घुटने और आपके पंजे, ये सब मजबूत हों। बहुत ही सुंदर आसन है जिसका नाम है उत्कट आसन। इसमें हम पैरों के बीच में लगभग 1 फीट की दूरी रखते हैं। 1 फुट की दूरी हमारे दोनों पैरों के बीच में हो और हाथ ऐसे सामने रखते हैं। श्वास लेते हुए हम हाथ को ऐसे ऊपर उठाते हैं और एड़ी भी साथ में ऊपर उठाते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 ऐसे नीचे बैठते हैं और पूरा ध्यान किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर हो जो आपके सामने हो। 6 सेकंड यहाँ श्वास को रोक के रखते हैं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथ और एड़ी नीचे लाते हैं। बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे में होना चाहिए, कहीं भी हड़बड़ी नहीं, पूरी एकाग्रता हो। मन को कहीं जाने नहीं देना है, किन्हीं को यहाँ आने नहीं देना है। आप और आपका शरीर, बस एक हमारा सब्जेक्ट है और एक हमारा ऑब्जेक्ट है, बस इन दोनों में एकाकार रहे और इस प्रकार से योग करें। एक बार और करते हैं। श्वास लेते हुए एड़ी ऊपर उठाया, हाथ ऊपर उठाया, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे गए और यहाँ पर रुक गए। श्वास छोड़ करके यहाँ रुकना है 6 सेकंड। इसमें आप देख रहे हैं मेरे पैर के पंजों की दूरी, मेरे घुटने की दूरी और मेरे हाथ की दूरी समान है, 1 फुट, 12 इंच के लगभग। श्वास लेते हुए पूरा जोर अपने पंजे पे डालना है और ऊपर उठना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। अब कुछ लोगों को इसमें इसे करने में समस्या आ सकती है। अगर यहाँ वजन बहुत बढ़ा हुआ है तो करने में समस्या आएगी। अगर पहले से कुछ दर्द है घुटने में तो समस्या आएगी। वृद्धावस्था है तब समस्या आएगी। अब इसका क्या उपचार है, क्या हम
उन्हें अवॉइड कर दें, नहीं। आप एक कुर्सी लीजिए मजबूत सी, जिसका वज़न ज़्यादा हो कुर्सी का, लाइट वेट चेयर नहीं। अक्सर जो डाइनिंग की चेयर होती है थोड़ी हैवी होती है, ऐसी कोई हैवी चेयर लीजिए और उस चेयर के पीछे चले जाइए और उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे पकड़ लीजिए और पकड़ करके फिर आप थोड़ा इतना जाइए और वापस आ जाइए। उसे पकड़ करके आपको जाना है इतना तक और वापस आ जाना है। अगर वो नहीं है तो भी चिंता न करें, आप सिर्फ ऐसे हाथ लीजिए, इतना से जाइए। बहुत नीचे चले जाएंगे तो वापस आने में दिक्कत आएगी, तो थोड़ा सा चले जाइए और वापस आ जाइए। इससे आपके घुटने वगैरह पर असर जाएगा ही जाएगा। हाँ, आपके बहुत नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा तो लाभ मिलेगा ही। धीरे धीरे वज़न कम करते जाइए, स्ट्रेंथ पैदा करते जाइए। अगर बुजुर्ग हैं तो उन्हें इन मसल्स पर ताकत और मिलेगी और हो सकता है एक दिन आप इसे कर भी लें पूरी तरह। एक बार और देख लीजिए, साथ में कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाया, श्वास छोड़ते हुए नीचे गए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और नीचे जाने में आप समर्थ हैं, ऊपर आने में मुश्किल आ रही है, तो ऐसे हाथ का सहारा लेकर के ऊपर उठ जाइए और फिर सीधे होकर के आ जाइए श्वास छोड़ते हुए। तो करिए, प्रयास कीजिए और देखिए कैसे आपके यहाँ के सारे जो नर्व्स हैं, सारे नर्व्स, सारे आर्टरीज, सारे वेंस सब मजबूत होते जाते हैं, जो कंट्रोल करते हैं सारे मसल्स को। तो उन सब पे हमें खूब ऊर्जा मिलती है, खूब शक्ति मिलती है। एक और आसन है इसी से मिलता जुलता, इसका नाम है नत प्रार्थनासन। इसमें और उत्कट आसन में बहुत थोड़ा अंतर है, लेकिन फ़ायदे दोनों के अलग अलग हैं। इसमें हम हाथ ऐसे जोड़ते हैं, श्वास लेते हुए दोनों एड़ी को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए हम पंजे के सहारे नीचे बैठते हैं, फिर एक घुटना नीचे लाते हैं, दूसरा घुटना नीचे लाते हैं और फिर 6 सेकंड रुकने के बाद में एक घुटना ऊपर लाते हैं, दूसरा घुटना ऊपर लाते हैं, श्वास लेते हुए ऊपर आ जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए एड़ी दोनों नीचे लाते हैं। इसका प्रभाव हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर पड़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। तो इस और ज़्यादा अधिक कंट्रोल हमारे इन मसल्स पर आते हैं जो जॉइंट्स के आसपास के हैं। अगर हमारे मसल्स कमज़ोर होते हैं तो वहाँ से एक बड़ी सारी लंबी फहरिस्त रोगों की शुरुआत होती है। हमारा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। अगर मेरे मसल्स कमज़ोर है तो मैं सीधा नहीं चलूँगा, मैं बांका चलूँगा, तो टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ापन आ जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं आगे झुक के चलूँगा, पीछे ऐसा चलूँगा, कुछ तो भी होगा और वहाँ से शुरुआत होती है। हाँ, वज़न ज़्यादा होता है तब भी ऐसा हो जाता है। तो हमारा अलाइनमेंट नहीं बिगड़ना चाहिए, और वो बिगड़ता है हमारा शुरुआत में नर्वस डिसऑर्डर की वजह से। नर्वस सिस्टम अगर कंट्रोल में नहीं है तो ऐसा सब होता है। एक बार और देखें, कठिन नहीं है, ये बस आपको ध्यानपूर्वक करना है। इसमें कंसंट्रेशन की बहुत आवश्यकता है, एकाग्रता चाहिए। ये हाथ जोड़ा, श्वास लेते हुए एड़ी को ऊपर उठाया, श्वास छोड़ते हुए नीचे गए। अब पूरा कंट्रोल चाहिए, नर्वस कंट्रोल। एक घुटना नीचे रखा, दूसरा घुटना नीचे रखा, यहाँ 6 सेकंड तक रुके। नत प्रार्थनासन, नीचे बैठ करके प्रार्थना के आसन में जाना और ईश्वर को प्रणाम करते रहिए, उनके साथ जुड़े रहिए। फिर ये हमने एक घुटना ऊपर उठाया, दूसरा घुटना ऊपर उठाया, यहाँ पर एक पॉज दीजिए, स्थिरता आ जाए, फिर ऊपर उठिए पूरी ताकत पंजे पे लगा करके, और फिर धीरे धीरे एड़ी नीचे ले आइए। ये आसन आप रखिए अपनी लिस्ट में जॉइंट्स को मजबूत करने के लिए। तीसरा आसन खड़े होकर के है एक पाद आसन। यह आसन मैं आपको पहले भी शुरुआती दिनों में बता चुका हूँ और कह चुका हूँ कि ये आसन आपको रोज़ करना चाहिए, बहुत ही लाभकारी है। और अगर इसे नहीं करते हैं तो संभावनाएं रहती है उम्र के कारण या लाइफ स्टाइल के कारण कि आपके पैरों में कुछ कुछ समस्या आ जाए। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी सतह चाहिए। और देखिए, ये हमने पैर को धीरे से, बहुत
फोकस सामने हो किसी एक ऑब्जेक्ट पर और धीरे से ऐसे पैर को लाना है, यहाँ पर ऐसे रखना है और हाथ को जोड़ना है। एकाग्रता बनी रहे तो शरीर हिलेगा नहीं। एकाग्रता भंग होगी, मन में विचलन होगा तो शरीर भी अस्थिर होगा। यहाँ पर 30 सेकंड रुकना है और पूरा फोकस मेंटेन कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शरीर हिलडुल रहा है, तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, लेकिन यह जान के रखिए कि आपके मन में विचलन बहुत है। यह विश्लेषण आपको मिल गया है, तो मन के विचलन को शांत करने के लिए हमें ध्यान का मार्ग लेना पड़ेगा। फिर नीचे ले आइए। ये आपका एक तरह से डायग्नोसिस सिस्टम है कि आपका मन कितना स्थिर है, कितना अस्थिर है। इस आसन को करने से आपका एक मीटर मालूम पड़ जाता है। तो आपको यह करके देखना है कितना स्थिर है। अगर अस्थिर है तो फिर आसन उतना काम नहीं करेंगे, फिर आपको ध्यान करना होगा, उससे मन में स्थिरता आती है। और दूसरे पैर से करके देखते हैं। ये हमने अच्छे से जमाया, फिर निगाहें सामने कहीं फोकस किया। ये हमने पैर को यहाँ रखा और रखने के बाद धीरे से हमने हाथ को जोड़ लिया। शरीर सीधा रखा है। ये जो घुटना है इसको और पीछे ले जाने का प्रयास करते हैं, और जितना हो सके उतना खूब पीछे ले जाने का प्रयास करते हैं। इससे हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं अपने जोड़ों के लिए। धीरे से पैर नीचे रख दीजिए। रोजाना अभ्यास करने से स्थिरता बढ़ती जाती है, नर्वस कंट्रोल बढ़ता जाता है, जॉइंट्स के आसपास के मसल्स बहुत स्ट्रांग होते जाते हैं और हम योग कवच को प्राप्त करते हैं। यस साथियों, हमारा जो उद्देश्य है इस सभी सत्र का वह है योग कवच प्राप्त करना। कवच का अर्थ आप समझते ही होंगे। शील्ड, कोई भी प्रहार बाहर से आए तो वह तो होगा भौतिक वाला कवच, लेकिन हमारा जो योग कवच है वो बाहर से भी प्रहार को रोकता है और भीतर के भी प्रहारों को रोकता है, जो मानसिक रूप से भीतर आता है। यहाँ पर कुछ शॉक लगा, अंदर उसका प्रभाव पड़ा और उसको भी हमारा यह योग कवच रोकता है। अब अगले जो आसन है वो हमें बैठ करके करना है। यह हम नीचे बैठ गए। नीचे बैठने के बाद हमें ऐसे पैर लंबे करना है और एक आसन है जोड़ों के लिए, वह है भद्रासन। हम पैर को थोड़ा भीतर लेते हैं, इस प्रकार से हम जितना हो सके उतना अंदर लेते हैं और ऐसी उंगलियों को अपने पंजे के ऊपर रख लेते हैं, ऐसे डाल करके, जिससे कि आगे सरके नहीं। फिर घुटने हम ऊपर उठाते हैं श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए घुटने नीचे लाते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाते हैं। यह आसन भी योग में अपने जॉइंट्स के लिए ही बनाए गए हैं। योगियों ने हर शरीर के हिस्से के लिए कुछ कुछ योगासनों का निर्माण किया है, रचना की है। आप सभी इसका लाभ लीजिए। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आए, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आए। अब इसके बाद में इसका अगला वेरिएशन है, इसमें आगे झुकना है। श्वास लिया और पूरी ताकत आपको लगाना है कंधे पर, कोहनी पर, नीचे लाने के लिए शरीर को, कि हम नीचे आ सकें। दबाना है। श्वास लेते हुए आ गए, श्वास छोड़ते हुए गए, कंधे को नीचे दबाते हुए, कोहनी को नीचे दबाते हुए, सिर को नीचे दबाते हुए। श्वास लेते हुए धीरे धीरे आ गए। एक बार और कर लेते हैं। श्वास लेते हुए आए और रिलैक्स। तो यह हुआ हमारा भद्रासन। और अब हम करेंगे अगला आसन जो हमारे पेल्विक एरिया को और अच्छा मजबूती प्रदान करता है, वह है जानुश्री आसन।
ये मैंने कल भी करवाया था। इसमें पैर को हम यहाँ रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाते हैं, श्वास लेते हुए आते हैं। ऐसा 5 बार करते हैं इधर से, 5 बार करते हैं दूसरी तरफ से। इसे भी जोड़ के रखिए। और फिर एक आसन मैंने पिछले दिनों करवाया था, और अर्ध मत्स्येंद्रासन, और यह जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। अर्ध मत्स्येंद्रासन में हम बहुत सारे जॉइंट्स को उपयोग करते हैं। ये पैर हम यहाँ रखते हैं, दूसरा पैर यहाँ रखते हैं। कठिन लग सकता है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, इसलिए आप ज़रूर से सीखें। यदि आपको अकेले करने में मुश्किल आती है तो किसी भी योग शिक्षक से सीख लें। हर योग शिक्षक इस आसन को जानता है। ये हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन होगा। इसमें आप करेंगे तब अनुभव पाएंगे कि कितने सारे जॉइंट्स पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। गर्दन, कंधे, कोहनी, हाथ, घुटने, कूल्हे, पैर के पंजे, ऐसा कोई जॉइंट ही नहीं है जिस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर से सीखें और ज़रूर से इसमें मास्टरी हासिल करें। मास्टरी हासिल करना मतलब इस आसन की जो पराकाष्ठा है, फाइनल स्टेज है, उसको आप अच्छे से कर पाएँ बिना किसी दर्द के। ऐसे वापस आना है। साथियों, आसन तो अनेक हैं। हम बहुत सारे आसन सीखने की बजाय इस पर ध्यान दें कि कुछ चुने हुए आसन ले लें जो हमसे बन पाता है, और उसमें सिद्धि हासिल करें, उसमें मास्टरी लेकर के आएँ, और तब जाकर के सही योग होगा। वरना हम बहुत सारे आसन की श्रृंखला बना लेंगे, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो फिर आप सबको थोड़ी थोड़ी देर ही कर पाएंगे, सूक्ष्मता के साथ ही करेंगे, फिर आपको किसी में भी मास्टरी नहीं मिलेगी। तो आप 6-7 आसन ये एक्सट्रीमिटीज़ की ले लीजिए और उसमें मास्टरी लेके आइए। अब इसके बाद में जो आसन है एक्सट्रीमिटीज़ के, उसमें एक आता है वज्रासन। पहले आप देखिए, इस प्रकार से वज्रासन किया जाता है। अगर कोई मुश्किल आती हो या पैर के यहाँ पर दर्द अगर होता है तो कुछ कुशन वगैरह रख सकते हैं या चादर मोड़ के रख सकते हैं। अब इसमें हमारे घुटने बहुत अच्छे से खिंचाव मिलता है, घुटने के आसपास के मसल्स में। इसमें खूब बैठना चाहिए। मैं सभी को यह सुझाव देता हूँ कि वज्रासन को खूब अच्छे से लगाना आना चाहिए और खूब देर तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। जब मैं ब्राज़ील जाता हूँ या किसी लंबी दूरी के यात्रा मेरी फ़्लाइट की होती है, तब अक्सर वो 12 घंटे 15 घंटे की फ़्लाइट हो जाती है। ये वज्रासन मुझे बहुत सहयोग करता है इस प्रकार की यात्रा में। और फ़्लाइट की सीट आपने देखी ही होगी, बहुत छोटी सी होती है। अब उसमें हम पद्मासन नहीं लगा सकते, हम सुखासन नहीं लगा सकते, लेकिन वज्रासन में बैठने में इतना आनंद मिलता है। कमर बिल्कुल सीधी रहती है, हमारे पेट के सारे मसल्स एकदम ढीले होकर के अपना काम करते रहते हैं, सारे स्नायु तंत्र हमारा सब कुछ बेहतरीन तरीके से काम करता है, तो आपको थकान नहीं होती है। मैंने हमेशा यात्रा के बाद में लोगों को जेट लैग्स में इधर उधर दर्द होते हुए देखा है, लेकिन मुझे जेट लैग नहीं होता है। शायद उसमें कारण यह भी हो कि मैं बहुत देर तक 2-2 ढाई घंटे 3-3 घंटे वज्रासन में बैठता हूँ उसमें, और आराम पूर्वक अपना ध्यान लगाता हूँ, अपना ध्यान करता हूँ, तो कहीं कोई थकान नहीं होती है, कहीं कोई दर्द नहीं होता है। तो वज्रासन में खूब बैठने का अभ्यास करना चाहिए। और ऐसे इसमें हाथ को ऊपर खींचें और शरीर को ऊपर लें, खूब जितना हो सके उतना खींचें, जितना हो सके उतना, और श्वास छोड़ते हुए वापस आए, रिलैक्स हो जाएं। ऐसा आप 3 बार कर लें। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर खींचें, वज्रासन में बैठ करके
अब आपका शरीर ज़मीन नीचे खींच रहा है और आप उसे आकाश की तरफ खींच रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर ये यंत्र के समान हमारा शरीर बन चुका है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे ले आइए। एक बार और श्वास लेते हुए ऐसे हाथ को ऊपर ले जाते हैं, खींचते हैं ऊपर और श्वास छोड़ते हुए वापस आते हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है अभी जहाँ पर मैं योग कर रहा हूँ। यह एक आश्रम है हमारे इंदौर नगर के पास में, सत्यधारा योग लाइफ आश्रम। और देखिए यहाँ पर मैं जब कर रहा हूँ तो ये तुलसी के पौधों में से जो खुशबू आ रही है, यह मेरे भीतर जाकर के अनेक प्रकार की अशुद्धियों को क्षय करती है। इनके भीतर ऐसे ऐसे गुण हैं। तो आप तुलसी का उपयोग खूब किया कीजिए। तुलसी को देख करके मुझे ध्यान आया कि संक्रामक रोग से बचने के लिए मैं हमेशा सजेशन देता हूँ कि आपको तुलसी और काली मिर्च इसका सेवन रोज़ाना करें। 4-6 पत्ती तुलसी के, अगर छोटी पत्ती हो जैसे ये है तो ये 4-6 पत्ती तुलसी के और 4 दाने काली मिर्च के ऐसे ही लेकर के चबा लीजिए और चबा करके उसे अंदर निगल जाइए। यदि आपको चबाने में थोड़ी मुश्किल आती है तो आप उसको काढ़ा बना लीजिए। तो उसमें एक चीज़ और डाल दीजिए, अदरक। तुलसी, अदरक और काली मिर्च, इनको उबालिए। 10 मिनट तक उबालने के बाद में उसका अर्क बन जाएगा और फिर उसमें गुड़ मिला करके आप ले सकते हैं या बिना गुड़ मिलाए भी ले सकते हैं। बहुत ही लाभकारी है यह तुलसी, अदरक, काली मिर्च। स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें लेमन ग्रास डाल दीजिए। हमारे आश्रम में हर दिन हम 3 बार इस पेय को, जिसको हम बोलते हैं सात्विक चाय, सभी को देते हैं, खुद भी लेते हैं। तो अगला जो आसन है उसे आप देखिए, वृष आसन। यह मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, आज भी देख लीजिए। यह वृषासन में हमें बैठना आना चाहिए खूब अच्छे से। दोनों हाथ यहाँ रख करके और खूब इसको खींचना है, जितना हो सके उतना आप इसे खींचते जाइए। तो यहाँ पर जो आपके प्रभाव पड़ेंगे मसल्स पर, ये आपके गैप को, जैसे ही हम ये प्रभाव डालते हैं, इसको खिंचा, इधर खींचा, तो इस समय आपका जो गैप होता है हड्डियों के बीच में, जॉइंट्स के बीच में, उसमें संतुलन आता है। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हमारे हड्डियों का गैप कम हो गया है। गैप कम हो गया है तो दोनों जॉइंट्स आपस में घिसने लग जाते हैं। वहाँ पे जो कैपिलरीज हैं वो कमज़ोर होकर के पतली हो जाती हैं और फिर शरीर का वजन तो अपना काम करता ही है। अक्सर हम देखते हैं कि एक संतुलित शरीर वाले लोग की संख्या कम होती जा रही है। संतुलित शरीर मतलब जिनका BMI एकदम परफेक्ट है, जितनी हाइट उसके संतुलन में वजन बहुत कम। 10 में से मुझे एक ही व्यक्ति नज़र आता है जो संतुलित शरीर का होता है। 9 व्यक्ति असंतुलित शरीर को लेकर के होते हैं। ये उल्टा होना चाहिए। हो सके तो 10 में से 10 लोग संतुलित शरीर को लेकर के हों। तो आप लोग खूब प्रयास कीजिए कि आपके शरीर संतुलन में आ जाए, और योग से आप ऐसा कर सकते हैं। योग मन पर नियंत्रण भी करवाता है और शरीर के भीतर भी हार्मनी पैदा करता है, बैलेंस लाता है। तो ये हो गया हमारा वृषासन। अब साथियों, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि पद्मासन लगाना आना चाहिए। आज मैं आपको पद्मासन कैसे लगाया जाए, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, क्या पूर्व तैयारी करना चाहिए, वह मैं बताऊंगा, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी पद्मासन ठीक तरीके से लगा सकें। तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में एक पैर ला करके यहाँ रखते हैं, यहाँ पर। यह कोई भी व्यक्ति कर सकता है, भले ही पैर हमारे कितने भी स्टिफ हों, कुछ भी हो, जितना हो सके उतना अंदर लाना है, यहाँ रखना है। फिर ये घुटने को ये टोज़ को ऐसे पकड़ना है और घुटने को दूसरे हाथ से पकड़ना है। अब देखिए आप क्या व्यायाम करना है। श्वास लेते हुए ऐसे ऊपर लाइए, श्वास छोड़ते हुए खूब नीचे दबाइए, ज़मीन पर खूब दबाइए। ऐसा आप 10 बार कीजिए। ऊपर भी खूब लाना है, नीचे भी खूब ले जाना है, ऊपर भी खूब लाना है, नीचे भी ले जाना है, खूब ऊपर लाना है, खूब नीचे ले जाना है, खूब ऊपर लाना है, नीचे ले जाना है। फिर दूसरा पैर लीजिए,
यहाँ रखिए, ऐसे ही पकड़ लीजिए जोर से। पकड़ना इसलिए कि ये सरक करके नीचे ना चला जाए। घुटना लिया, यहाँ पर श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा। ये हो गया। इसके बाद हमें ये दोनों पैर का, हमें जो यहाँ के जॉइंट्स हैं इनका एक अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि ये हमें कष्ट देते हैं पद्मासन में। अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है तो ऊपर पद्मासन में पैर रखने के बाद हमें मुश्किल आती है। तो ये एक एक्सरसाइज है आपके पंजों के लिए भी और पद्मासन में सहयोग करने के लिए भी। एक एक्सरसाइज और पंजों के लिए कर लीजिए। उंगलियों को खूब फैलाइए और अंदर मोड़िए। उंगलियों को खूब फैलाइए और अंदर मोड़िए। उंगलियों को खूब फैलाइए और अंदर मोड़िए। फिर इसे हम घुमा भी सकते हैं, उल्टा भी घुमाना है। अब आते हैं फिर से पद्मासन पर। तो ये पैर हमने यहाँ रख लिया। अभी ये दूसरे पैर को मत लाइए, ये तो इतना तो हो ही जाता है आपसे, सभी से हो जाता है। फिर ये हाथ को हमें पैर के नीचे रखना है। अब धीरे धीरे हमें इस कोहनी को यहाँ पर सहारा दे करके और इसको ऊपर उठाना है। ऐसे ऊपर उठाना है, ऊपर उठाना है और ऊपर उठाना है। सिर्फ यही अभ्यास करना है कि खूब इसको आप ऊपर उठा सके और ऊपर उठा सके। अब मैं इस कोहनी से सहारा दे रहा हूँ, इसको खूब ऊपर उठा रहा हूँ और उठाना है और उठाना है और ये खूब अभ्यास कीजिए, तब जा कर के एक दिन आसानी से आपका पद्मासन लग जाएगा। तो ये पद्मासन का अभ्यास है, आप इसे खूब कीजिए, जिससे कि आपके पैर एकदम सुरक्षित हो जाएं, कवच हो जाए। पद्मासन जो लोग लगाते हैं उन्हें संभव ही नहीं है कि यहाँ कुछ हो सके। एकदम सारे मसल, सारे लिगामेंट, सारे कैपिलरी, सब कुछ एकदम परफेक्ट रहता है। सारे नर्व्स एकदम परफेक्ट रहते हैं। तो आप खूब पद्मासन में, वज्रासन में खूब बैठिए, खूब लगाइए और अपने पैरों को कवच पहना के रखिए। पहाड़ चढ़ें, दौड़ लगाएं, कहीं पर भी जाएं, आपके पैर आपका साथ देते रहें। पैरों का काम ही यही है, चलाते रहना आपको। अगर ये रुक गए, आप रुक गए। हमें कभी भी अपंग नहीं बनना है। अपंग होना केवल किसी एक अंग का न चलना, न होना ही नहीं होता है। कई बार सब कुछ है लेकिन आपका ये कंट्रोलर जो है वो अपंग हो गया, तो फिर बात एक ही है। वो पैर नहीं है इसलिए नहीं चल पा रहा है और यहाँ आपका मन नहीं है इसलिए नहीं चल पा रहे हैं। अपंग दोनों ही हैं। तो आपका मन भी बहुत ऊर्जावान, सकारात्मक, पॉजिटिव और खूब रचनात्मक हो। शरीर भी खूब स्फूर्ति से भरा हुआ हो, हमेशा एक्टिव रहे। अब हम लेट करके एक आसन करते हैं और उसके बाद में कुछ ऐसे भोजन के बारे में बात करूंगा जो जॉइंट डिसऑर्डर्स को अवॉइड करने में सहायक होते हैं। तो जो लेट करके व्यायाम करना है उसमें यह एक वक्रासन जो होता है बहुत काम का होता है। पैर को हम रखते हैं इस प्रकार से, हाथ दोनों साइड में, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए जाते हैं एक तरफ, गर्दन को दूसरी तरफ मोड़ते हैं, श्वास लेते हुए आते हैं, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाते हैं, श्वास लेते हुए आते हैं। ये हमें 3 बार करना है। श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए गए और श्वास लेते हुए आए। एक बार और, श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास लेते हुए आए। अब देखिए इसके बाद में हमें ऐसे पैर दूर दूर रखना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को पंजे से स्पर्श कराने का प्रयास करना है। श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास लेते हुए आए। तो यह हुआ हमारा वक्रासन का वेरिएशन। इसके अलावा 2 आसन और हैं जो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रयास करें, सीखें
और करें भी कठिन है, लेकिन एक दिन अगर आपने उसे पा लिया तो फिर कवच आपका और मजबूत हो जाएगा। वह है अपने मत्स्यासन और पर्यंकासन। मत्स्यासन में हम यहाँ पद्मासन लगाते हैं और धीरे धीरे नीचे जाते हैं। पिछले दिनों में मैं आपको इसको विस्तार से बता चुका हूँ। और पर्यंकासन में हम पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और दूसरे पैर को भी मोड़ लेते हैं। इस प्रकार से घुटने मिला लेते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो ये दोनों आसन भी आपको धीरे धीरे प्रयास करके करना है। आसन बहुत हैं। आपको एक हस्तपाद अंगुष्ठासन भी मैंने सिखाया था, वह भी इसमें बहुत कारगर होता है। यहाँ के जॉइंट्स को मजबूत करने के लिए, कूल्हे के लिए ऐसे पैर को ऊपर ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए एक दिशा में जाते हैं, फिर पैर को ऊपर ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए लेके आते हैं। तो ये सब आसन हैं जो आपके जॉइंट्स को कवच पहनाते हैं और हमें किसी भी बीमारी से बचाती हैं। यहाँ पर कहीं पर भी कोई समस्या ना आए, क्योंकि बहुत, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत पेनफुल होता है अगर किसी भी जोड़ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो थोड़ा सा शवासन और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा भोजन के बारे में कि क्या हम खाएं और क्या हम नहीं खाएं इस जॉइंट्स के लिए। तो 30 सेकंड का शवासन सिर्फ, क्योंकि मैंने आज बहुत कोई मेहनत नहीं किया, लेकिन शरीर को एक ब्रेक देना चाहिए। अभी हम आसन करने की स्थिति में थे, इसके बाद हम सत्र का समापन करेंगे शवासन के बाद। और जो कुछ भी आपने सीखा है उसे सब रिकॉल कीजिए, कौन कौन से आसन हैं, खूब इसे अपने जीवन में डालिए, अपने इसका अभ्यास कीजिए और शरीर को स्वस्थ बनाते रहिए। अब प्रश्न आता है कि हम क्या खाएं जिससे कि हमारे ये हड्डियां मजबूत रहें, हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स कम से कम हो। तो ऐसी कोई विशेष बात तो नहीं है। हम लोग जो सामान्यतः पारंपरिक जो भोजन करते हैं उसमें सब कुछ वो मिल जाता है, जो हमारे इन जॉइंट्स में लुब्रिकेशन के लिए चाहिए वो सब मिल जाता है। और लेकिन क्या नहीं खाएं वह ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ आप एक्सेस में लेते हैं तो उसका असर हमारे जॉइंट्स पर पड़ता है। विशेष रूप से खट्टा, यदि आप खट्टे पदार्थ बहुत ज़्यादा लेते हैं, खट्टे पदार्थ अगर हैं, कषाय पदार्थ अगर हैं, तीखा है, तो आपका शरीर उससे जाने से रोकता है। हाँ, देखिए, आप जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है उसे आप खाते रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा भी खा लेते हैं। लेकिन मीठा एक उस पर प्रभाव पड़ता है, आप ज़्यादा मीठा नहीं ले सकते। हाँ, आप लोग चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या कुछ और पीते हैं, उसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा मीठा डाल देंगे तो शरीर मना करेगा, आपकी जो पसंद है वो नापसंद में बदल जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये बहुत समझदार है, इंद्रियां बहुत समझदार होती हैं। आप इनकी बातों से इनकी समझ को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। फिर इसके बाद में तीखा, अब बहुत तीखा खाने में आपको मुंह से निकलता ऐसा निकलता है। इसका मतलब क्या है? इंद्रियां आपसे बोल रही हैं इसे कम खाओ, इसे ज़्यादा मत खाओ। कड़वा औषधि की तरह लेना चाहिए। कोई भी चीज़ कड़वी है तो उसे औषधि की तरह लीजिए, उसे बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, इंद्रियां खुद ही मना करती है। ऐसे ही खट्टा भी, खट्टे पर भी यही रोक लगाते हैं। तो हमें खट्टा, कड़वा, तीखा और मीठा, इन सब को कम से कम करना है। औषधि के समान इसको ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर लेते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। मैं एक बात आपको ज़रूर से कहना चाहूँगा कि सप्लीमेंट्स पर भरोसा मत कीजिए। कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, मिनरल सप्लीमेंट्स नहीं। हमारे नेचुरल जो सोर्सेस हैं उसको मुंह में डालिए। अननेचुरल, केमिकली प्रोसेस्ड प्रिजर्वेटिव्स को हमें अवॉइड करना है। अवॉइड मतलब अवॉइड, बिल्कुल नहीं। कम करना है मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं लेना है। इसमें विषाक्त होते हैं ये सब चीज़ें। और अगर आपको
ऐसा कहा गया है कि आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई है या ये डेफिशिएंसी हो गई है, तो आप 2 काम कीजिए, आपकी डेफिशिएंसी चली जाएगी। मेडिकल कॉलेज में इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ तो ये पढ़ाया जाता है कि ये डेफिशिएंसी हो गई तो ये टेबलेट, इलाज उनका टेबलेट ही है। लेकिन योग में इससे थोड़ा ज़्यादा है। वह क्या है कि जो आप खा रहे थे वही खा रहे हैं और डेफिशिएंसी हो गई, मतलब गड़बड़ कहाँ हुई? आपके पाचन तंत्र में। आपको अपना पाचन तंत्र सही करना है। आप 30 साल तक सब भोजन कर रहे थे, आपको कोई डिफिशिएंसी नहीं हुई। 31वें साल आपको यह टैग दिया गया कि यू हैव दिस डिफिशिएंसी, आपको ये इसकी कमी हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ न कुछ जो आप पेट में जो डालते हैं उसमें से आपके इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया है। तो इलाज किसका होना चाहिए? इंटेस्टाइन का, न कि सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो आपको पाचन तंत्र के मैंने 3 दिनों तक लगातार आसन, व्यायाम, योग बताए थे, उन्हें आप देख लीजिए, खूब कीजिए। पाचन तंत्र एकदम परफेक्ट ऑर्डर में आ गया तो कोई डिफिशिएंसी कैसे होगी? पूरी तरह इलॉजिकल है। आप ध्यान दीजिए पाचन तंत्र की तरफ। तो आप केला खाते हैं, आप दूसरे बहुत सारे सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, इनमें सब में खूब सारे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं। अच्छे से खाइए, इनकी मात्रा बढ़ाते जाइए। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स को हमें कम करते जाना है जब शरीर के ग्रोथ बंद हो जाए। फ्रूट्स, मिनरल्स, विटामिन्स वाले सब्जियों को, फलों को बढ़ाते जाना है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए। बस ऐसी बातों को ध्यान रखिए और अपने जीवन को निरोगी बना करके पूर्ण आनंदपूर्वक जीवन को व्यतीत कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी से कल सुबह फिर मुलाकात होगी। नई दुनिया सेहतशाला में आप लोग बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।